हाँ जी बच्चों, a very very warm welcome to all of you at चेतन मलिक क्लासेस। मेरे लाल मेरे पीलों, बहुत बहुत स्वागत है सबका। और मेरे कालों भी, बहुत सारे लोग काले भी होंगे मेरी तरह। मेरे लाल मेरे पीले मेरे काले मेरे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे चेतन मलिक क्लासेस में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कल छुट्टी थी, परसों हम लोग नहीं मिले थे, तो आज मैं मेरे अंदर बहुत चुल हो रही थी तुमसे मिलने की, बहुत कीड़ा हो रहा था आपसे मिलने का। तो वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। फटाफट से आ जाओ बेटा, ऑनलाइन आ जाओ। और ऑनलाइन आके आप लोग लक्षिता, गुड मॉर्निंग, निखिल, डिम्पल, वंदना, कुलदीप, हर्ष, लक्ष्य, सबको बहुत 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 दिल से गुड मॉर्निंग बच्चों। सुरुचि, शैलेंद्र, हर्ष, सबको बहुत ज्यादा दिल से वेलकम टू माय चैनल, टू माय कोचिंग, टू माय दिल में मेरा दिल से सबको स्वागत है जी। फटाफट से सारे लोग इतने आ रहे हैं। चित्र, आकाश, सुनी, गौतम, हर्ष, रुचि, प्राची, सबको बेटा वेरी गुड मॉर्निंग। आर्यन, दीपक, दिशांक। और मुझे बेटा एक बार फटाफट ये भी बताया करो जैसी क्लास शुरू होती है कि आपको वीडियो और ऑडियो दोनों चीजें क्लियर है या नहीं है। और आज तो खैर दिल्ली में बहुत ही बढ़िया मौसम था, सुबह 5:30 आई वेकअप और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया मौसम, बहुत ही बढ़िया बारिश हो रही थी। तो सबको बहुत ज्यादा रेनिंग गुड मॉर्निंग एज वेल, बहुत बढ़िया मौसम है। आई होप सब लोग आ चुके हैं और एनर्जी लेवल सबका बहुत ज्यादा है, बढ़िया एनर्जी लेवल है, मजा आएगा पढ़ने में। लास्ट क्लास में शुरू करते हैं जी आज की क्लास। ऑलमोस्ट सब लोग आ जाएंगे अब धीरे धीरे करके। तो अब हम लोग आज की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम लोगों को इससे आगे बढ़ना था। मैं थोड़ा सा बता दूं, हमने एक समरी चार्ट बनाया था कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी का, जिसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में हम लोगों ने डिटेल में चर्चा कर ली है कि बेसिकली प्राइवेट प्लेयर्स जो रिसोर्सेज को ओन और मैनेज करते हैं उसे हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। वो बेसिकली काम करते हैं प्रॉफिट्स के लिए, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज है, प्राइस डिटरमाइन होते हैं डिमांड सप्लाई से, और फ्रीडम ऑफ चॉइस। ठीक है जी, ये कहानी थी हमारी। आज हम लोग अब एक चार्ट बनाएंगे किसके ऊपर, डिटेल में सोशलिस्ट के ऊपर। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, गारंटी से लिख करके दे सकता हूं। इकोनॉमिक्स के अंदर जो चैप्टर 1 के अंदर आपको एमसीक्यू आएंगे एग्जाम में, उसमें कम से कम मिनिमम 3 to 4 एमसीक्यूज आपको इन तीनों इकोनॉमिक सिस्टम में से होंगे। जो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, या तो आपको एक फीचर दे देगा और बोलेगा ये फीचर कौन सी इकोनॉमी का है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड या नन ऑफ दीज, या फिर आपको बोलेगा सोशलिस्ट इकोनॉमी में या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में या मिक्स्ड इकोनॉमी में नीचे लिखे हुए में से कौन सा फीचर होता है, या मेरिट या डीमेरिट। मतलब या तो फीचर दे देगा, पूछेगा कौन सी इकोनॉमी में है, या इकोनॉमी दे देगा, बताओ इसका कौन सा फीचर है। कम से कम 3 से 4 सवाल आपको इस चैप्टर में आने ही आने हैं, कहीं नहीं गए। चैप्टर बोल रहा है, इस टॉपिक से आपको आने ही आने हैं, कहीं नहीं गए। इसको मन में, अपनी अंतर आत्मा में आपको घुसाना है जी। आओ जी शुरू करें अब आज की क्लास, बिल्कुल एनर्जी लेवल 100% के साथ। और हेडिंग डालेंगे जी। अब हम कैपिटलिस्ट हमारा हो चुका है, अब आज हम लोग हेडिंग डालने जा रहे हैं जी सोशलिस्ट इकोनॉमी डिटेल में। आओ जी, सोशलिस्ट इकोनॉमी आओ जी। आज का मंच सज चुका है पढ़ाई का, और अब बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ,
बिल्कुल, दिल और दिमाग दोनों अब आपके यहाँ होने चाहिए। दिल और दिमाग अब आपके दोनों यहाँ होने चाहिए। किसी को दे रखे हैं तो उनसे ले लो थोड़ी देर के लिए। दिल और दिमाग अब आपका दोनों यहाँ होना चाहिए। बेटा हर्ष कंसल, एवरीथिंग इज फाइन। मैं खुद अब मैंने आज का सबसे बढ़िया ट्रेंड निकाला है। मैं अपनी वीडियो खुद देखता रहता हूँ फेसबुक पे लाइव, जिससे मुझे ये पता लगता रहता है क्या चैट्स आ रही हैं, प्लस क्या बोलते हैं, ऑडियो और वीडियो की क्लैरिटी मुझे सब पता लगता रहता है। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली सब कुछ सुनाई दे रहा है। और मैं अपने मोबाइल में भी खैर खोल के बैठा हूँ, पूरी की पूरी वीडियो मैं अपनी मोबाइल में खोल करके बैठा हूँ। सो डोंट वरी। तो अब मैं तुम्हारी बातों में आने वाला हूं नहीं, पर स्टिल अगर हल्की फुल्की दिक्कत कहीं पर भी किसी को आती है तो डोंट वरी, आप थोड़ा सा रिवाइंड कर लिया करो, क्योंकि अब यहाँ पर दो तरफा नेटवर्क है, दो तरफा तलवार है। अगर हमारा नेटवर्क अच्छा है लेकिन आपका अच्छा नहीं है तो आपको ऑब्वियसली वीडियो बफर करेगी और वीडियो या साउंड में दिक्कत आएगी। दैट इज आपको अपने यहाँ का नेट स्ट्रांग रखना है, कई कई बार हो जाता है। खैर एनीवेज डोंट वरी। बहुत बढ़िया प्राची, बस पढ़ाई में ही होना चाहिए। आओ जी, लिखो, हेडिंग डालो, फीचर्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स। आओ जी, लिखो जी, पहला पॉइंट कलेक्टिव ओनरशिप। फटाफट से चार्ट बनाना शुरू कर दो अब। कलेक्टिव ओनरशिप, इकोनॉमिक प्लानिंग, एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस, एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। बताता हूं बेटा अभी आर्यन, डोंट वरी, अभी नोट करो, मैं बताता हूं तुम्हारा डाउट। हो गया जी यहां तक? मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म और एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, एग्जांपल चाइना एंड क्यूबा। आओ जी, मेरिट्स पे आ जाओ। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज।
Next, rapid and balanced economic growth. Next, better utilization of sources as it is planned economy. Minimum unemployment. Absence of profit motive helps the community to develop a cooperative ensures right to work and minimum standard of living to all people. No exploitation, no exploitation of labor and consumer social security to all. Social security to all. चलो जी, डीमेरिट्स पे आते हैं। बस ये खत्म होगा चार्ट, फिर इसको समझना शुरू करेंगे। प्री डोमिनेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, predominance of bureaucracy and next restricts freedom of individuals
as sources are owned by state. It takes away basic rights such as right to private property. Not provide extra benefits to hard work in the form of profits. Next, state monopolies are uncontrollable. State monopolies are uncontrollable. State monopolies are uncontrollable. No freedom of choice to consumers. Laborers' efficiency is not rewarded. करो जी, फटाफट नोट करो। हो गए हमारे सारे पॉइंट्स। अब आएगा जी मजा इसको समझने में। फटाफट से इसको नोट करो। हाँ जी, डन हो गया जी यहां तक। चले जी शुरू करें अंताक्षरी। लेके प्रभु का नाम, समय बिताने के लिए करनी है हमें पढ़ाई। बना नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बनता नहीं कभी कभी, क्या करें। आओ जी शुरू करते हैं कहानी। एक काम करो, इसमें एक पॉइंट अभी और लिख लो, फिर एक ही बार शुरू करते हैं कि सोशलिस्ट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट हमें कार्ल मार्क्स, ये क्रिस 3 का काल नहीं है, KAAL नहीं है, KARL है, जिसमें नॉर्मली आर साइलेंट ही होता है। कार्ल मार्क्स in 1948 और
also called as इसको हम कमांड इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो एग्जाम में एमसीक्यू में बेटा कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। अपने को हर चीज, छोटी से छोटी हर चीज अपने को आनी चाहिए। फटाफट से नोट करो, फिर समझना शुरू करते हैं। चले जी, हो गया नोट यहां तक। स्टेट मोनोपलीज आर अनकंट्रोलेबल। चलो जी, अब सुनना शुरू करो कहानी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, अब जिसका राइटिंग पार्ट रह गया है डोंट वरी, जब मैं अभी साथ साथ समझाऊंगा तो आपका एक आधा पॉइंट कोई रह गया होगा तो आप उसको नोट कर लेना। अभी सिर्फ आपका ध्यान समझने में होना चाहिए। तो हमारा सबसे पहले जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, अगर आपको इसकी समरी याद हो, सोशलिस्ट इकोनॉमी का जो मेन पॉइंट होता है वो होता है जी गवर्नमेंट ओनरशिप। सब कुछ सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं, सारे जो रिसोर्सेज हैं, दे आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। इसका मतलब मार्केट में एज्यूम करो कि अगर कोई प्राइवेट प्लेयर हो ही ना, अगर मार्केट में कोई प्राइवेट प्लेयर हो ही ना, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट ओनली, तो क्या होगा क्या नहीं होगा। पहला पॉइंट, एक बच्चे का डाउट आया था कि सर पहले तो ये बताओ फीचर और मेरिट का क्या मतलब होता है। बेटा मेरे लाल मेरे पीले, फीचर का ये मतलब है कि आपके फोन में क्या क्या फंक्शंस हैं। जैसे एग्जांपल, आप कहते हो जी सर मेरे मोबाइल में 32 मेगापिक्सल कैमरा है, ये उसका फीचर है। उसके अंदर 64 GB रैम है, ये उसका फीचर है। उसके अंदर फ्रंट में भी 50 या 60 मेगापिक्सल कैमरा है, ये उसका फीचर है। फीचर का मतलब होता है उसके अंदर पाए जाने वाली चीजें, दैट इज फीचर्स। मेरिट का क्या मतलब होता है, उससे होने वाले फायदे। फायदे होते हैं मेरिट्स, फीचर्स होते हैं कि ओवरऑल इस चीज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या है, या हिंदी में बोले तो इसके फंक्शंस क्या है, बेसिकली कि ये करता क्या है। जैसे आर्यन, तुम्हारा फीचर है कि तुम लड़के हो, तो अगर तुम्हें डिफाइन किया जाए तो तुम क्या लिखोगे, आर्यन, आर्यन कह रहा हूं, आर्यन इज अ बॉय, ये दिस इज योर फीचर। अब इसके क्या फायदे हैं बेटा, वो तो तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है और सबको पता है, और क्या नुकसान है वो भी पता है। तो वो हो जाएंगे तुम्हारे फायदे और तुम्हारे नुकसान, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। बट यू आर अ बॉय, इट इज योर फीचर, ये तुम्हारा फीचर है। और उसके क्या फायदे हैं, दैट इज अ मेरिट्स ऑफ आर्यन। और आर्यन के क्या नुकसान है बेटा, वो तो माता पिता से अभी पूछेंगे तो बता देंगे, डीमेरिट्स ऑफ आर्यन। तो अब समझ आया होगा तुम्हें फीचर, मेरिट्स और डीमेरिट्स का मतलब। ठीक है बेटा, तो अब समझो जरा कहानी। मैं पहली बोल दूं, मेरी बात दिल पे नहीं लेनी है। मैं तुम्हारा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा छोटा भाई हूं जो तुम्हारे साथ मजाक करता है सिर्फ, और कोई मतलब नहीं है मेरा। आओ जी,
अब आगे चलते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी का बेसिक मतलब क्या है? सोशलिस्ट इकोनॉमी का बेसिक मतलब है गवर्नमेंट की ओनरशिप। सारे के सारे रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट ओनली। अब क्या होता है इसके अंदर? पहला पॉइंट इसके अंदर होता है जी कलेक्टिव ओनरशिप। कलेक्टिव ओनरशिप का क्या मतलब है? हाँ बेटा आर्यन, फीचर तो होता है ओवरऑल, ओवरऑल की तुम्हारे अंदर है क्या क्या, दैट इज योर फीचर। आओ जी फीचर्स। अब कलेक्टिव ओनरशिप का मतलब क्या है कि जो हमारे देश में रिसोर्सेज हैं वो स्टेट और सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट की उस पर कलेक्टिव ओनरशिप है। जैसे कि दिल्ली के अंदर जितनी रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, मेट्रोज हैं, कुछ चीजों पे स्टेट ने अधिकार जमा लिया और कुछ चीजों पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अधिकार जमा लिया, आपस में मिली भगत करी, आपस में बातचीत करी। कलेक्टिव का मतलब होता है दोनों की मिला करके ओनरशिप है। मतलब कि देखो सारी चीजें ओन्ड बाय गवर्नमेंट है, लेकिन कौन सी गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी केजरीवाल, या सेंट्रल गवर्नमेंट 56 इंच का सीना मोदी जी। भाई मेरा किसी के सेंटीमेंट हर्ट करने का कोई मोटिव नहीं है, मैं सिर्फ जो मुझे समझ में आता है, जो मुझे अच्छा लगता है मैं बोलता हूं, ठीक है। तो कौन सी ओनरशिप है? मतलब जो गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज हैं ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय, जब हम बोलते हैं गवर्नमेंट तो कौन सी गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हम क्या बोलते हैं जी? कलेक्टिव ओनरशिप। दोनों की मिला करके ओनरशिप है। कुछ चीजें स्टेट के पास चली गई और कुछ चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती है। नेक्स्ट इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग का क्या मतलब है? अब जब सारी की सारी चीजें गवर्नमेंट ओन्ड हैं, जब सारी की सारी चीजें गवर्नमेंट ओन्ड हैं और गवर्नमेंट का मेन मकसद क्या होता है? गवर्नमेंट का मेन मकसद होता है सोशल वेलफेयर। तो सोशल या सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जो भी चीजें जरूरी हैं गवर्नमेंट सारे रिसोर्सेज का एलोकेशन उस हिसाब से करती है, प्लान करके करती है, बिल्कुल प्रॉपर प्लानिंग करके हर चीज का एलोकेशन करती है कि ताकि हम हर व्यक्ति की नीड्स को पूरा कर पाए। तो गवर्नमेंट ओनरशिप में हर चीज इकोनॉमी को लेकर के प्लान करके की जाती है। नेक्स्ट आता है जी एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस। एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस का मतलब क्या है? कि कंज्यूमर के पास ज्यादा चॉइसेस नहीं है। कंज्यूमर के पास ज्यादा चॉइसेस नहीं है अगर सब कुछ ही ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट होगा। एग्जांपल हमारे देश में रेलवेज है, लेकिन अगर सब कुछ ही गवर्नमेंट का होता तो हर फील्ड में गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी विशाल काया ऑर्गेनाइजेशन बना रखी होती, जैसी रेलवेज बना रखी है, और आपको उसी में सफर करना है या उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत सारी वैरायटी ऑफ प्राइवेट प्लेयर नहीं होते हैं, एक इकलौती गवर्नमेंट है। नेक्स्ट गवर्नमेंट का मेन मकसद ही क्या होता है? कि इनकम का इनइक्वालिटी इन इनकम खत्म हो जाए। तो अगर एक पर्टिकुलर देश में सोशलिस्ट इकोनॉमी होगी, सब कुछ ही गवर्नमेंट ओन्ड होगा, तो वहां पर कभी भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, हमेशा क्या होगा? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। मैं ये कहता हूं, ये मेरी पर्सनल एक राय है या ओपिनियन है, ये जो सारे फीचर्स लिखे हैं ये वहां पर होते हैं या आप कह सकते हो होने चाहिए जहां पे 100% गवर्नमेंट ओनरशिप है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें एक्चुअल में होती हों। हम जो पढ़ रहे हैं बुक्स में दैट इज आवर थ्योरेटिकल पार्ट, प्योर थ्योरी कि ऐसा होना चाहिए, पर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इंसान ने हर चीज को अपने हिसाब से मोल्ड करके जो उसको फायदा देती है वो कर रखा है, और कुछ भी नहीं है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये सारे फैक्टर्स प्रिवेल करते होंगे ही होंगे, ऐसा जरूरी है, ऐसा जरूरी नहीं है। अभी आपको बीच में मैं 2-3 एग्जांपल दूंगा कि कहने की बातें कुछ और हैं लेकिन करने की बातें कुछ और हैं, और ये हर जगह है। ठीक है जी। नेक्स्ट मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो मार्केट में प्राइस डिटरमाइन होता था वो कैसे होता था? सर वो होता था डिमांड सप्लाई के इंटरसेक्शन से। जहां डिमांड और सप्लाई मिल जाती है दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। लेकिन जहां पे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को मार्केट की डिमांड सप्लाई से मतलब नहीं है, प्रॉफिट कमाने से मतलब नहीं है। गवर्नमेंट का मेन मकसद है सोशल वेलफेयर, और उसके लिए गवर्नमेंट हर चीज का प्राइस खुद ही डिसाइड करती है। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं? मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, कि 99% चीजों के दाम
गवर्नमेंट खुद डिसाइड करती है इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। बहुत रेयर ऐसी चीजें हैं जो गवर्नमेंट मार्केट के ऊपर छोड़ती है, बाकी 100% चीजों के दाम गवर्नमेंट खुद डिसाइड करती है। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे प्राइस मैकेनिज्म बिल्कुल खत्म है, ना के बराबर। प्राइस मैकेनिज्म मतलब कि प्राइसेस का डिटरमाइन होना डिमांड एंड सप्लाई की हेल्प से वो नहीं होता। यहाँ पे गवर्नमेंट खुद अपना एक प्राइस डिटरमाइन करती है सोसाइटी का वेलफेयर को देखते हुए। नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, ये तो है ही है। गवर्नमेंट यहाँ पे आपस में तो एक दूसरे से कॉम्पीट करेगी नहीं। एब्सेंस ऑफ कंपटीशन है मतलब कि यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर तो है ही नहीं, तो कंपटीशन होता ही नहीं है, और प्रॉफिट मोटिव किसी का है ही नहीं, सब लोग सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो आपके बेसिकली फीचर्स क्या थे? बेसिकली फीचर्स ये थे, मैं जरा थोड़ी सी इसको कलरिंग करूं। सबसे पहला फीचर सोशलिस्ट इकोनॉमी का, मैं वापस से रिपीट कर देता हूं एक बार। सोशलिस्ट इकोनॉमी का सबसे पहला फीचर है कलेक्टिव ओनरशिप, मतलब किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट की जागीर नहीं है पूरा भारत। पूरे भारत में जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्टिवली कुछ कुछ चीजें मिक्स करके ओन करती है। हर चीज जो गवर्नमेंट करती है बिल्कुल प्लान्ड वे में करती है, क्योंकि गवर्नमेंट को मेन मकसद सोशल वेलफेयर है। कंज्यूमर के लिए कोई चॉइस नहीं है, उसको जो चुनना है वो एक ही चीज चुन लेनी है। एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस, कि अगर आपके गवर्नमेंट रेलवेज प्रोवाइड कर रही है तो रेल मैं किसी और कंपनी की ले लूं या किसी और कंपनी की रेलवेज में चला जाऊं, दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। उसके बाद इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है। पॉसिबल क्या होता है, ये गवर्नमेंट का तो मेन पॉइंट ही है। और मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, प्राइसेस जो डिटरमाइन किए जाते हैं वो गवर्नमेंट खुद डिसाइड करती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एब्सेंस ऑफ कंपटीशन। ये हमारे अगर एक जगह पे सोशलिस्ट इकोनॉमी होगी तो ये सारे फीचर्स होंगे जी। अब आते हैं मेरिट्स। मेरिट्स मतलब आर्यन, मैं तुम्हें बोल रहा हूं, मेरिट्स मतलब होता है किसी चीज के फायदे। जैसे अब तुम लड़के हो, तुम्हारा फायदा है, मम्मी क्या फायदा उठाती है तुम्हारा, बेटा ये सामान लिया वो सामान लिया। जब सब्जी लेने जाना होता तुम्हें थैला लेके साथ लेके चलती होंगी, चलो बेटा सब्जी लेके आते हैं। तो ये एक लड़कों के अपनी माँ के प्रति फायदे हैं जो हमें करने भी चाहिए। अपनी मदर की हमें सबको हेल्प करनी चाहिए, सबको हमें अपनी मदर की हेल्प करनी चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली वो एक लौती ऐसी महिलाएं जिन्होंने हमारे लिए बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस किया, जो करती हैं हमेशा से। तो ये बात हमें पता है। खैर इस चीज को मैं अलग उस पर नहीं लेके जाऊंगा। आओ जी, एक बच्चे का रिप्लाई आया बेटा कि इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है। इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का ये मतलब है कि जैसे अभी अंबानी और अमीर होता जा रहा है, गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है, गवर्नमेंट ये चीज देखेगी कि ऐसा ना हो कि कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति अंधाधुंध अमीर हो जाए और एक व्यक्ति बेचारा गरीब का गरीब रह जाए। गवर्नमेंट जो इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का पॉइंट है उसको बना करके चलेगी, मतलब गवर्नमेंट हर व्यक्ति को इनकम कमाने के इक्वल अवसर देगी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज देगी और सबको इनकम बराबर बटे ऐसा मेक श्योर करेगी। नेक्स्ट, अब आते हैं जी मेरिट्स। सोशलिस्ट इकोनॉमी के क्या मेरिट्स हैं? फायदा, सबसे पहला फायदा यह है कि गवर्नमेंट ने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया वेल्थ का भी और अपॉर्चुनिटीज का भी। वेल्थ का भी और अपॉर्चुनिटीज का भी, इसका मतलब गवर्नमेंट ने जो अपॉर्चुनिटीज हैं जॉब्स की, हर चीज की, वो सबके लिए बराबर बराबर रख दी। और ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए भी जॉब के अवसर गवर्नमेंट ने निकाले, अपॉर्चुनिटीज निकाली। जो ज्यादा पढ़ा लिखा है गवर्नमेंट ने उसके लिए भी जॉब्स निकाली। मतलब पॉइंट सिंपल सा दिमाग में डाल लो, जब पूरी इकोनॉमी को गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है या मैनेज और ओनरशिप कर रही है तो उसका एक ही मकसद है, सोशल वेलफेयर। सब लोगों का वेलफेयर हो। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट प्लेयर बहुत अंधाधुंध कमा रहे हैं और बेचारा गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है, ऐसा गवर्नमेंट का मोटिव कभी भी नहीं होता। तो गवर्नमेंट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करती है वेल्थ का भी और अपॉर्चुनिटीज का भी। रैपिड एंड बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट सिर्फ क्या है, ये पॉइंट सिर्फ अब किताबों के लिए है। आपको क्या लगता है, मैं आपसे जनरल पूछना चाहता हूं, ये बात तो खैर भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि अगर हम सारी की सारी चीजें गवर्नमेंट हैंड्स में दे दें, अगर हम सारी की सारी चीजें गवर्नमेंट हैंड्स में दे दें, गवर्नमेंट ही पूरे दुनिया को, पूरे इंडिया को वो कर रही है, मैनेज और ओनरशिप गवर्नमेंट के हाथ में है, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि हमारा भारत देश जिस तरीके से डेवलप प्राइवेट प्लेयर के हाथ में हो सकता है, क्या उसी तरीके से डेवलप गवर्नमेंट प्लेयर के हाथ में हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। ये मेरी राय है, ये मेरी राय है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। प्रैक्टिकली
मैं बता रहा हूं प्रैक्टिकली किसी भी देश में, हमने एग्जांपल लिख तो लिया चाइना और क्यूबा, पर प्रैक्टिकली किसी भी देश में प्योर सोशलिस्ट इकोनॉमी डेवलप नहीं हो सकती और चल भी नहीं सकती है। हमारे देश में बेटा रैपिड और बैलेंस्ड क्या, हाँ ये पॉइंट एप्लीकेबल है मंत्रियों के लिए, मिनिस्टर्स के लिए, कि अगर हमारे देश में सब कुछ ही ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट होगा तो मंत्रियों की, मिनिस्टर्स की रैपिड और वेरी रैपिड और बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन मिनिस्टर्स की, आम जनता की नहीं। नेक्स्ट है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एज इट इज अ प्लान्ड इकोनॉमी। अब जितनी भी बातें हम पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं कि अगर पूरी इकोनॉमी ओन एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट होगा तो क्या फायदे होंगे, ये सारी बातें थ्योरेटिकल है, आपके और मेरे बीच में सीक्रेट है, सिर्फ थ्योरेटिकल है। प्रैक्टिकली आपको भी पता है हमारे देश की सच्चाई, और गवर्नमेंट के हाथ में अगर सब कुछ होगा तो क्या होगा। किसी गवर्नमेंट बैंक में चले जाओ किसी दिन, किसी गवर्नमेंट स्कूल में चले जाओ किसी दिन, आपकी सच्चाई सामने आ जाएगी कि गवर्नमेंट जब ओन और मैनेज करती है तो कितना बढ़िया करती है, वो आप सबको पता है। मैं एक आध बार गया हूं एसबीआई बैंक, आज भी याद है मुझे उस आंटी की शक्ल जो हमेशा ये कहती है मैं लंच पे हूं, 12 बजे लंच शुरू होता है, साला 3 बजे तक लंच नहीं उनका खत्म होता, 12 से 3 उनका लंच चल रहा होता है, कभी भी चले जाओ उनका लंच ही चल रहा होता है, उनका लंच ही चल रहा होता है। और इस बात पे एक बहुत अच्छा जोक भी है, मैं आपको सुनाता हूं इस बात पे बहुत अच्छा एक जोक भी है, और वो जोक ये है कि अगर आपको पता हो हमारे देश में विजय माल्या, हमारे देश के जो विजय माल्या बहुत ही रिस्पेक्टेड आदमी हैं, जिन्होंने बहुत कम, सिर्फ 10, 12, 20 हजार करोड़ का घपला किया है, बैंक को चूना लगाया है, बैंक से लोन ले लिया लेकिन उनको दे नहीं रहा है, ये उस पे बेस्ड एक जोक है। एसबीआई वाले ये किसी आर्टिकल में मैंने पढ़ा था, एसबीआई वाले बच गए, एसबीआई वाले बच गए, क्यों बच गए, क्योंकि विजय माल्या उनसे लोन लेने गया था तो उसके क्लर्क ने कह दिया था मैं अभी लंच पे हूं, तो तब से एसबीआई वालों ने अपने क्लर्क्स को लंच लेने के लिए 4-5 घंटे के लिए बोल दिया कि अब तुम पूरा दिन लंच करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे इस लंच के फैक्टर नहीं हमारे बैंक को डूबने से बचाया है। अगर विजय माल्या आया होता और तुमने ये ना कहा होता कि हम लंच पे हैं, तो वो जो 10,000 करोड़ का चूना है वो आज एसबीआई बैंक को लग गया होता। तो ये एक बहुत ही मतलब प्रैक्टिकल एक जोक है जो कि हर जगह होता है। तो खैर मेरिट्स में अब ये सरकार के फायदे हैं, मतलब मेरे को ना पढ़ाते हुए भी थोड़ी सी तकलीफ हो रही है कि मैं अपने बच्चों को एक झूठ चीजें पढ़ा रहा हूं, लेकिन अब थ्योरी में लिखी है, किताबों में लिखी है, तो हमें पढ़नी पड़ेगी। ये सब झूठ है बेटे, ये सब झूठ है, प्रैक्टिकली असलियत में ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकल लाइफ में असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब झूठ है। तो गवर्नमेंट के क्या फायदे हैं जी, क्या फायदे हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अच्छा बताता हूं, चलो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको। अगर आपको बताओ बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, जिसके प्रेसिडेंट इस समय सौरव गांगुली हैं, उसका सेक्रेटरी कौन है, सवाल ये है उसका सेक्रेटरी कौन है, एंड हाउ ही इज अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई। बताओ जी, इक्वल अपॉर्चुनिटी हो गई है। अमित शाह का बेटा बिना कुछ करे, एक नंबर का गंदा दिखने वाला, एक नंबर का गवार आदमी, बिना पढ़ा लिखा आदमी, सीधा बीसीसीआई सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है इंडिया का, अगर आपको पता हो। बीसीसीआई इज द रिचेस्ट, रिचेस्ट क्या बोलते हैं, बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है हमारा। उसका चेयरमैन सॉरी सेक्रेटरी अमित शाह का बेटा बिना कुछ किए बन गया, और आपको पता है वहां पे उसको कितने पैसे का, एक प्लेयर को मैच खेलने के कितने पैसे देने पड़ते हैं, नए प्लेयर को एंट्री लेने के। खैर छोड़ो, नेक्स्ट है रैपिड एंड बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ, बिल्कुल हुई है हमारे देश में। जो सोनिया गांधी जी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, उनकी जो वेल्थ मानी जाती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली $20 बिलियन। ये जो हमारे 100 रुपए वाले कैलकुलेटर होते हैं ना, उसमें जीरो आएंगी भी नहीं पूरी। $20 बिलियन की उनकी वेल्थ एक एस्टिमेटेड है, जो हो सकता है कि उनके पास होगी, जो स्विस बैंकों में है। तो रैपिड और बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, उनकी हुई है। नेक्स्ट, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एज इट इज अ प्लान्ड इकोनॉमी, बिल्कुल हमारे देश में पिछले 5 सालों में 3,000 करोड़ रुपए की एक मूर्ति बनाई गई, जो टॉलेस्ट है, पता नहीं किसकी बनाई है, किसी एक मंत्री की,
मूर्ति बनाई थी, जो आपको पता हो न्यूज में आई थी, टॉलेस्ट मंत्री है, कोई बुढ़ा सा व्यक्ति है, उसकी एक मूर्ति बना रखी है 3,000 करोड़ रुपए की। मायावती ने उत्तर प्रदेश में अपने नाम से पूरा पार्क बना दिया, जहां पे 1-1 करोड़ का एक हाथी का स्टैचू वहां पे रखा गया, और खुद की मूर्तियां 1-1 करोड़ की एक मूर्ति थी जो वहां पे रखी गई, और ऐसी 500-600 मूर्तियां थी जो उस पार्क में रखी गई। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बेटा, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और हमारे देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे पिछले 5 सालों से, जब से मोदी सरकार आई है, 1 रुपया खर्चा नहीं किया। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट इज 0, 1 रुपया भी खर्चती नहीं है गवर्नमेंट। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो पढ़ना पड़ता है, क्या करें। नेक्स्ट, मिनिमम अनएम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल है, में कोई बेटा बता दो जो एम्प्लॉयड ना हो, सारे के सारे फुली एम्प्लॉयड हैं। अभी थोड़े दिन पहले न्यूज में न्यूज आई थी, शरद पवार की बेटी को पिछले साल खेती बाड़ी से 100 करोड़ रुपए की इनकम हुई है, खेती बाड़ी से। भगवान कसम, जैसी वो मैंने न्यूज पढ़ी, मैंने घर पे मम्मी, मैं नहीं कर रहा, छोड़ रहा हूं मैं सब पढ़ाना दिखाना, मुझे खेत लेके दे दो, मैं खेती करूंगा। भाई 100 करोड़ रुपए की एक साल में इनकम, बिकॉज मिनिमम अनएम्प्लॉयमेंट। बेटा मैं, ललित कह रहे सर आप क्या कांग्रेस के साथ हो? बेटा मैं किसी के साथ नहीं हूं, सब चोर हैं, मैं सही बता रहा हूं, मैं किसी के साथ नहीं हूं, सब चोर हैं। इस समय जो सवाल है ना, वो ये नहीं है कौन सही कौन गलत, सही तो कोई है ही नहीं। इस समय सवाल हमारी गवर्नमेंट में ये है कौन ज्यादा गलत और कौन कम गलत। हमारी गवर्नमेंट को चुनते टाइम आपके मन में ये सवाल नहीं होना चाहिए कौन सही कौन गलत, हम सही को वोट देंगे। बेटा सही की तो ऑप्शन ही नहीं है, वो तो ऑप्शन ही हट चुकी है। सवाल ये है कौन ज्यादा गलत और कौन कम गलत, पॉइंट ये है। नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट मोटिव हेल्प्स द कम्युनिटी टू डेवलप अ कोऑपरेटिव मेंटालिटी। अब पूरी मार्केट में गवर्नमेंट का प्रॉफिट मोटिव तो है नहीं, गवर्नमेंट का मोटिव है सोशल वेलफेयर की, अपना सोशल वेलफेयर करें, अपना हम प्रॉफिट करें। तो इससे क्या डेवलप होता है, आम जनता में एक कोऑपरेटिव मेंटालिटी जनरेट होती है। हाय कोरोना के लिए पीएम की, अभी इसका एक सबसे लाइव एग्जांपल, अभी आपको याद हो कि कोरोना के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने पीएम केयर फंड में बोला था सब लोग को पैसा डालो। प्रधानमंत्री केयर फंड, पीएम केयर फंड में पैसा डालने को बोला गया था, और उसमें 50 से 70 हजार करोड़ रुपया पैसा सरकार के पास इकट्ठा हुआ, और उसको आरटीआई के दायरे से बाहर कर दिया। आरटीआई के दायरे, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन आपके पास होती है। अगर आप किसी भी सरकारी खजाने या सरकारी खाते के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो एक ऑनलाइन आरटीआई फिल करो, गवर्नमेंट आपको उसका जवाब देगी कि इस खाते का या इस पैसे का क्या हुआ। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री प्यारे मोदी जी ने पीएम केयर फंड को आरटीआई के दायरे से ही बाहर कर दिया कि किसी माई के लाल की हिम्मत ना हो सके कि हमें पूछ ले कि पीएम केयर फंड का पैसा कहां गया। एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि उनका प्रॉफिट मोटिव तो है नहीं, उनका मोटिव है कम्युनिटी को डेवलप करना, जो कि कोऑपरेटिव मेंटालिटी आपस में डेवलप हो पाए। नेक्स्ट, उसके बाद एंश्योर्स राइट टू वर्क एंड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू ऑल पीपल। हाँ, ये बात गवर्नमेंट मेक श्योर करती है कि सबको 2 वक्त के दाल चावल रोटी सबको मिल जाए, मिनिमम ही सबको मिल जाए। एंश्योर सबका मिनिमम ना हो, सबका मिनिमम ही हो, क्योंकि सारा मैक्सिमम तो गवर्नमेंट खुद खा जाती है। सत्यमेव जयते अगर आप देखते होते, पहले एक आमिर खान का आया था, एक बीच में सीरियल आया था आमिर खान का, सत्यमेव जयते। उसमें क्या था, वो कहता था कि 1950 में अगर गवर्नमेंट की जेब से 1 रुपया निकलता था आम जनता के लिए, तो आम जनता के पास 10 पैसे पहुंचते थे, बाकी जो 90 पैसे होते थे वो बीच में मंत्री लोग खा जाते थे। 1 रुपए में 10 पैसा, मतलब 10% जो गवर्नमेंट खर्चा करती है उसका 10% आम जनता के पास पहुंचता था। 10%, 1 रुपए में 10 पैसे। आज की डेट में, बिलीव इट और नॉट, आज की डेट में वो अमाउंट पहुंच चुका है जी 5 रुपए में 10 पैसे। मतलब पहले 1 रुपए में से 10 पैसे आम जनता के लिए, आम जनता के पास पहुंचते थे। आज की डेट में अगर सरकार की जेब से 5 रुपए निकलते हैं तो उसमें से 10 पैसे आम जनता के पास पहुंचते हैं, उसमें से 10 पैसे आम जनता के पास पहुंचते हैं, क्योंकि वे मेक श्योर करते हैं क्या कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, 10 पैसे में सबकी दाल रोटी आ जाएगी,
मिनिमम में सबका होना चाहिए। इंश्योर द राइट टू वर्क एंड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू ऑल पीपल। बेटा देखो आपस में ना अब इन चीजों में मत आओ, सोशल डिस्टेंसिंग करो ना, मैं तो आपको एक रियलिटी चेक बता रहा हूं असलियत में जो होता है। आप खुद इन बातों में ना पड़े, मैं तो सिर्फ आपको, अब आपस में लोग लड़ रहे हैं भैया गांधी फैमिली, अरे भैया प्रभु मेरे, यही तो वो चाहते हैं, यही चाहते हैं कि आम जनता आपस में लड़ के किसी को वोट करे। हमारा आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं है, हमारा आपस में लड़ने का फायदा कोई भी नहीं है, चूना सबको ही लग रहा है, चाहे कांग्रेस को चुन लो चाहे मोदी को चुन लो। नेक्स्ट, नो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर एंड कंज्यूमर। कंज्यूमर को हम एक्सप्लॉयट नहीं करेंगे क्योंकि उसके हाथ में पैसा छोड़ेंगे ही नहीं, तो वो खर्चने आएगा और उसकी एक्सप्लॉयटेशन होगी। सरकार का क्या कहना है कि कंज्यूमर को लूटा नहीं जाएगा क्योंकि उसके हाथ में पैसा ही नहीं होगा खर्चने के लिए, उसको पहले हम ही लूट लेंगे, तो उसको और दुनिया के द्वारा नहीं लूटा जाएगा। नो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर एंड कंज्यूमर। और बाकी सोशल सिक्योरिटी टू ऑल, हाँ आपको सोशली हम लोग सिक्योर करेंगे, वक्त वक्त पे हम टीवी पे आते रहेंगे, आपको थाली और घंटी बजाने की राय देते रहेंगे, जिससे आप अपनी बालकनी में निकाल के जब थालियां बजाओगे, आपस में सब लोग थाली बजाएंगे, तो सोसाइटी में एक प्रेम भावना जगेगी, सोशल सिक्योरिटी मिलेगी कि हाँ सब लोग एक साथ है, हम एक साथ भारत देश के लिए काम करते हैं। दिस इज सोशल सिक्योरिटी टू ऑल, दिस इज सोशल सिक्योरिटी टू ऑल। नेक्स्ट, तो ये हुए जी हमारे मेरिट्स, सरकार के मेरिट्स हैं जी, ये सरकार के क्या हैं, मेरिट्स हैं कि सरकार अगर काम करेगी तो ये सारे उसके मेरिट्स हैं। क्या क्या, सबको वेल्थ और अपॉर्चुनिटी बराबर मिलेगी, रैपिड एंड बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, मिनिमम अनएम्प्लॉयमेंट होगी, प्रॉफिट मोटिव होगा नहीं तो कोऑपरेटिव मेंटालिटी होगी, राइट टू वर्क और मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबको मिलेगा, लेबर और कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जाएगा, और सोशल सिक्योरिटी सबको मिलेगी जी। ठीक है जी। अब आते हैं डीमेरिट्स। डीमेरिट्स कहता है, सरकार का डीमेरिट क्या है कि प्रीडोमिनेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, प्रीडोमिनेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड हाई करप्शन। करप्शन तो खैर छोड़ ही दो, करप्शन तो बेटा हमारी तो नसों में खून में जा चुका है, अब करप्शन हमारे देश से कभी जा नहीं सकती है, करप्शन तो छोड़ ही दो, करप्शन हमारे देश में जा नहीं सकती है। ठीक है, प्रीडोमिनेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आपको उससे इस वर्ड का मतलब समझ में आ जाएगा। आपको एक एग्जांपल दूंगा, उससे आपको एक वर्ड, उससे आपको ये मतलब समझ में आ जाएगा, प्रीडोमिनेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति उतरा नहीं अपनी मां की गोदी से, जो व्यक्ति उतरा नहीं अपनी मां की गोदी से, वो क्या लड़ेगा मोदी से। जो व्यक्ति उतरा नहीं अपनी मां की गोदी से, वो क्या लड़ेगा मोदी से। अब आपको शायद कुछ समझ में आया होगा कि हमारे देश में एक प्रीडोमिनेंस कल्चर चला जा रहा है ब्यूरोक्रेसी का, कि एक की मां, एक का बाप मिनिस्टर था, उसका बेटा मिनिस्टर, उसका बेटे का बेटा मिनिस्टर, सब कुछ एक प्रीडोमिनेंस तरीके से चलता चला आ रहा है, जो कि सबसे बड़ा डीमेरिट है, क्योंकि उसमें एक, अगर किसी में इच्छा नहीं है, उसको सब कुछ बना बनाया मिल रहा है, तो उसमें मेहनत करने की इच्छा नहीं है और गवर्नमेंट को सही से चलाने की इच्छा नहीं है। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर हो गया यहां तक। नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्ट फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय स्टेट। अब सारे के सारे रिसोर्सेज अगर स्टेट ओन्ड करेगी तो आम जनता का तो पास कोई फ्रीडम ही नहीं है, स्टेट ने जैसे उसको यूज करना है वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है, हम तो उसको यूज कर ही नहीं सकते, बिकॉज ऑल रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट ओनली। नेक्स्ट, इट टेक्स अवे द बेसिक राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है, जैसे कैपिटलिस्ट का मेन पॉइंट था, क्या मेन पॉइंट था, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। सबसे पहला पॉइंट ही था राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि आप अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीद के यूज कर सकते हो, रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो, रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो, प्राइवेट प्लेयर अपनी मर्जी से रिसोर्सेज को यूज कर सकता है, दे आर फ्री टू यूज द रिसोर्सेज। लेकिन यहां पे क्या है, सारे के सारे रिसोर्सेज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट है, तो
तो आपका राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी तो चला गया। तो ऑब्वियस बात है ना मेरे भाई, जो फायदे या जो फीचर्स कैपिटलिस्ट में थे वो सोशलिस्ट में नहीं होंगे, जो कैपिटलिस्ट के फायदे थे अब वो सोशलिस्ट में तो होंगे नहीं, तो वो उनके डीमेरिट बन गए, सिंपल सी बात है। जैसे अब सुनो, नॉट प्रोवाइड एक्स्ट्रा बेनिफिट फॉर हार्ड वर्क, नॉट प्रोवाइड एक्स्ट्रा बेनिफिट फॉर हार्ड वर्क इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूं, हम दिन में 12 घंटे काम करके एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, पर वो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि गवर्नमेंट, सब कुछ ओन्ड बाय गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट सबको इक्वल इंसेंटिव देती है, सबके लिए इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटी है। जो व्यक्ति ज्यादा काम करके, खुद का अपना काम खोल के ज्यादा काम करके मेहनत से प्रॉफिट कमाना चाहता है, दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, बिकॉज हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी में रह रहे हैं जहां पे सब कुछ करने का ठेका गवर्नमेंट ने लिया है। नेक्स्ट, उससे होता क्या, स्टेट मोनोपोलीज डेवलप हो जाती हैं और अनकंट्रोलेबल हो जाती हैं। स्टेट मोनोपोलीज डेवलप हो जाती हैं और अनकंट्रोलेबल हो जाती हैं, स्टेट मोनोपोलीज। जैसे कि अब आपने तो इसका भी लाइव एग्जांपल देता हूं, अभी कुछ दिन पहले जब कोरोना शुरू ही हुआ था, थोड़े टाइम पहले, तो अगर आपको पता हो कि बीच में जो लेबर क्लास थी जो दिल्ली छोड़ के अपने अपने गांव जाना चाह रही थी, तो दिल्ली सरकार ने क्या किया कि उनको सारी बसों में बिठा के दिल्ली यूपी के बॉर्डर पे छोड़ दिया। और यूपी सरकार ने तब तक इंतजाम किया नहीं था बसों का, तो यूपी सरकार, जिस दिन ये हुआ था उस दिन अगर आपको पता हो कश्मीरी गेट के उस पे बस अड्डे पे 1-2 लाख लेबर की भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जिस दिन कोरोना एकदम फैलने की अपनी स्टेज में था और सोशल डिस्टेंसिंग की बातें होती थी। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि स्टेट्स के अंदर आपस में मतभेद है। भैया दिल्ली का आम आदमी पार्टी और यूपी में योगी जी की क्या बोलते हैं बीजेपी की सरकार है, तो दोनों के बीच में मुठभेड़ है, दोनों के बीच में बनती तो है नहीं। तो इन्होंने अपना फर्ज अदा कर दिया लेकिन सामने वाले से कोऑर्डिनेट किया नहीं। तो जब आपस में मोनोपोली है, दिल्ली गवर्नमेंट में, दिल्ली स्टेट में दिल्ली की मोनोपोली है, यूपी में यूपी की मोनोपोली, और वो अपने हिसाब से काम करते हैं और दोनों को कंट्रोल करना साथ में पॉसिबल नहीं है अगर सेम सरकार ना हो। तो अगर वहां पे बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो दोनों को आपस में मैनेज करना पॉसिबल नहीं है। योगी बिल्कुल ही अलग लेवल का बंदा है, ये हमारा आम आदमी पार्टी बिल्कुल ही अलग लेवल के हैं, ये ज्यादा पढ़े लिखे बनते हैं और कुछ मफलर पहनना आता है, खांसी करना आता है, बेवकूफ बनाना आता है, टीवी पे ऐड देना आता है। यूपी का सरकार जो योगी आदित्यनाथ है वो अलग ही लेवल का इंसान है, वो तो सीधा हायर और फायर वाली पॉलिसी लेके चलता है, काम करोगे तो ठीक है नहीं तो गोली मारो, इसको खत्म करो कहानी। तो अब वो पॉइंट ये है, तो स्टेट में जो मोनोपोलीज डेवलप हो जाती हैं वो अनकंट्रोलेबल है, उसको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, अब नो फ्रीडम ऑफ चॉइस टू कंज्यूमर, इसका क्या मतलब है ये भी हमें पता है। नो फ्रीडम ऑफ चॉइस टू कंज्यूमर, कि कंज्यूमर के पास कोई चॉइस करने के लिए ज्यादा ऑप्शन है नहीं, कि अगर गवर्नमेंट की कोई एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको उसी को चुनना पड़ेगा, वही यूज करना पड़ेगा। और लास्ट में, लेबर एफिशिएंसी इज नॉट रिवॉर्डेड। अब आप सिंपल सी बात है, ये भी आप जानते हो कि हमारे देश में, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं किसी बैंक में, अब मैं बैंक की बात करता हूं, बैंक में 2 लोग काम करते हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए बहुत सिंसियर है, प्रॉपर टाइम पे आता है और लंच भी आधे घंटे का लेता है और प्रॉपर सही से काम करता है। मिस्टर बी एक नंबर का लंचिया है, लंचिया मतलब जो लंच पे रहता है पूरा दिन, लंचिया। तो वो 3-4 घंटे दिन में लंच करता है, लेकिन दोनों को सैलरी जो मिलती है वो एक जैसी मिलती है। तो इससे क्या हुआ, जो बेचारा एफिशिएंट लेबर था उसको तो आपने एक्स्ट्रा कुछ दिया नहीं, तो दैट विल डीमोटिवेट हिम टू वर्क एफिशिएंटली, बिकॉज मेरा दोस्त है जो 3-4 घंटे लंच करता है उसको तो पूरी सैलरी मिल रही है और मैं पूरा दिन काम करता हूं, आधा घंटा लंच लेता हूं, मुझे भी उतनी सैलरी मिल रही है। तो दैट विल डीमोटिवेट मी टू वर्क एज एफिशिएंट एज आई एम डूइंग राइट नाउ। तो लेबरर की जो एफिशिएंसी है उसको हम लोग रिवॉर्ड नहीं करते हैं। तो दिस इज द डीमेरिट ऑफ सोशलिज्म। ठीक है जी, अब आता हूं मैं इसके पॉइंट पे। सोशलिस्ट इकोनॉमी ऑल्सो कॉल्ड एज कमांड इकोनॉमी, क्योंकि यहां पे गवर्नमेंट की पूरी कमांड होती है, और इसको हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं, इसको हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। और ये दी गया था कॉन्सेप्ट कार्ल मार्क्स के द्वारा इन 1948। गारंटी देता हूं आपको, जो ये चार्ट हम लोग बना रहे हैं ना पेपर में, इससे बाहर अगर 1 रुपए का भी क्वेश्चन आ जाए तो नाम बदल देना मेरा, लेकिन उल्टा सीधा मत रखना, कोई ढंग का ही रखना, वैसे आएगा नहीं, डोंट वरी। इससे बाहर हमने, बेटा आप बुक खोल के देखो, सारी चीजें समराइज्ड वे में ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए कि मेरा ऑब्जेक्टिव पेपर पूरा हो जाए। ये नोट्स ऐसे हैं बिल्कुल मक्खन, इसको पढ़ लो, इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं, सब कुछ कवर्ड है इसमें।
पर इनको अच्छे से पढ़ लो, अब पढ़ना तो अपने को पड़ेगा ना। मैं अब आपके लिए 2 मिनट के लिए रुकूंगा और आपने बताओ मुझे, पहली बात, पहला सवाल मेरा ये है कि क्या आपने इस पूरे चार्ट को, किसी का कुछ रह तो नहीं गया, सबने नोट कर लिया है? मैं आपको दिखा देता हूं 2 मिनट के लिए वापस से, मैं फटाफट से आपको ये चार्ट दिखा रहा हूं। पहले तो ये चेक करो किसी का कुछ रह तो नहीं गया, पहला सवाल तो ये है। इनायत बेटा, इनायत का कहना ये है कि सर बुक से पढ़े या नोट से। बेटा सिर्फ नोट्स पढ़ लो, नोट्स को अच्छे से घोट के पी जाओ, बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि बुक से ही नोट्स बनते हैं। बुक में बस टेक्स्ट लैंग्वेज होती है, यहाँ पे हम समराइज्ड वे में बुक को ही नोट्स में कन्वर्ट करते हैं जिससे आपके लिए शॉर्ट में चीजें आ जाए और आसानी से आप पढ़ पाओ और आपको याद हो जाए। बट स्टिल अगर आप बुक को रीड करना चाहो, दैट इज योर विश, आपकी मर्जी है, कर लोगे तो ऑब्वियसली उसमें आप प्लस पॉइंट में आओगे, माइनस में नहीं आओगे। इकोनॉमिक प्लानिंग का सिंपल सा मतलब है कि गवर्नमेंट कुछ भी करती है प्रॉपरली प्लान करके करती है, और ऐसा नहीं है कि मार्केट पे छोड़ दिया जो होगा देखा जाएगा। एवरीथिंग इज प्लान्ड कि हम अपने बच्चों को कैसे मंत्री बना सकते हैं, हम कैसे सरकारी खजाना लूट सकते हैं, ये सारी बातें खैर मजाक है। इकोनॉमिक प्लानिंग का सिंपल सा मतलब है कि गवर्नमेंट हर चीज प्लान करके करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बिना प्लान किए कुछ भी किया। गवर्नमेंट हर चीज को प्लान करती है, तब करते हैं, तभी शायद इसको हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं। नहीं बेटा, विनय का कहना है कि सर कलेक्टिव ओनरशिप का मतलब है कि स्टेट और सेंटर दोनों ओन कर सकते हैं, दोनों करते हैं भैया। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली के अंदर जितने भी बिजली के खंभे हैं, जितनी भी पार्क्स हैं, ये सब पीडब्ल्यूडी के, मतलब उसको दिल्ली ओन करती है। लेकिन जितना भी एमसीडी का एरिया है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, दैट इज ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ सेंटर का है, कुछ चीजें सेंटर की हैं, कुछ चीजें स्टेट की हैं। इनायत का कहना है कि सर लेकिन मोदी जी ने पीएम केयर फंड का गलत यूज नहीं किया। बेटा इसके लिए ना मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, भक्त में और फैन में क्या डिफरेंस होता है आज गूगल पे सर्च करना। भक्त वो होता है जो सामने वाले व्यक्ति को बिल्कुल अपना भगवान मान लेता है, इसीलिए उसको भक्त कहते हैं, और जो उसने कह दिया वो ही ठीक है। तो आपको भक्त नहीं बनना है किसी का कि जो उसने कह दिया वो ठीक है, आपको फैन बनना है। और फैन आप तब बनते हो कि आपको सामने वाले की जो अच्छाइयां हैं वो अच्छी लगती हैं और आप उसकी बुराइयों को एक्सेप्ट नहीं करते हो, दैट इज वाई तब आप उसके फैन बनते हो। तो भक्त मत बनो, फैन बनो। रैपिड एंड बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि जब गवर्नमेंट सबके सोशल वेलफेयर के लिए काम करेगी और पूरे अच्छे से सारे रिसोर्सेज को एलोकेट करके यूज करेगी, ब्रिजेस बनाएगी, रिसोर्स डैम्स बनाएगी, सड़कें बनाएगी, तो पूरे भारत देश की रैपिड मतलब बहुत तेजी से और अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। कोऑपरेटिव मेंटालिटी का मतलब यह है कि जब मार्केट में गवर्नमेंट सब कुछ कर रही है और गवर्नमेंट का मेन मकसद है सोशल वेलफेयर, और पूरी इकोनॉमी में किसी का मतलब मकसद ही नहीं है प्रॉफिट मोटिव, तो हर किसी की एक मेंटालिटी उस हिसाब से डेवलप हो जाती है कि हमें एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके चलना है। कोई नहीं इनायत, जिसने भी कहा मतलब ये उसके लिए हो गया, फिर टेंशन नहीं। क्यूबा में बेटा सोशलिस्ट है, आप चेक करो गूगल पे। प्रिंस का कहना है एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट मोटिव का मतलब ये है कि जब सारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट, आप ये समझ के चलो कि अगर पूरी इंडिया में सिर्फ हर चीज गवर्नमेंट करेगी, पूरी इंडिया में अगर हर चीज गवर्नमेंट करेगी तो उनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, उनका मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। तो दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज एब्सेंस ऑफ सोशल वेलफेयर।
चले जी, हो गया नोट यहां तक? एक बार और भी नीचे चेक कर लो किसी का कुछ रह तो नहीं गया, और अगर रह जाया करे ना बाई चांस, तो ये क्लासेस का बेटा फायदा है कि आप उसको रिवाइंड करके देख सकते हो, दूसरा पॉज कर सकते हो, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आजकल की टेक्नोलॉजी का फायदा है जो आप उठा सकते हो। तो रुचि का कह रहे हैं सर कलेक्टिव ओनरशिप तो मिक्स्ड इकोनॉमी का हुआ। बेटा कलेक्टिव ओनरशिप जो मिक्स्ड में होती है उसका मतलब होता है कि प्राइवेट प्लेयर और गवर्नमेंट दोनों का मिला करके, दैट इज वाई वो मिक्स्ड में है। लेकिन यहां पे कलेक्टिव ओनरशिप का मतलब है प्राइवेट प्लेयर नहीं, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ही दोनों की कलेक्टिव ओनरशिप है। यहां प्राइवेट प्लेयर की बात नहीं हो रही है। मिक्स्ड इकोनॉमी में जब ये पॉइंट होगा कलेक्टिव ओनरशिप, तो मैं क्या बोलूंगा, प्राइवेट प्लेयर और गवर्नमेंट दोनों की मिलाकर के ओनरशिप है। लेकिन सोशलिस्ट में जब मैं बोलता हूं कलेक्टिव ओनरशिप, दैट मींस स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों गवर्नमेंट की मिला के ओनरशिप है। नेक्स्ट 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 आते हैं जी, चाइना में तो गरीबी नहीं है क्या, बिकॉज यू से देयर इज इक्वल। बेटा वही मैं आपसे लक्षिता यही कहना चाहूंगा, मैं बार बार आपसे यही कहना चाहूंगा कि जो यहाँ बातें लिखी हैं ये सब थ्योरेटिकल है। लक्षिता का कहना ये है कि सर आपने कहा कि चाइना में सोशलिस्ट इकोनॉमी में और वहां गरीबी नहीं है क्योंकि वहां पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बेटा ये सारी बातें किताबी हैं, असलियत में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट, लेबर एक्सप्लॉइट नहीं होती। एक्सप्लॉइट का मतलब ये है कि हम 300 रुपए अगर लेबर को दिहाड़ी देनी है तो हम उसको 100 रुपए नहीं देते, प्रॉपर 300 ही देते हैं। लेकिन अब एक 300 वाला व्यक्ति 8 घंटे में से आधा घंटा लंच कर रहा है और पूरा दिन 7.5 घंटे काम कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति जो दूसरी लेबर है वो 8 घंटे में से 4 घंटे लंच कर रही है, तो क्या फायदा हुआ? इनएफिशिएंट और एफिशिएंट लेबर को आपने दोनों को सेम पैसे दे दिए, जिससे क्या हुआ, जिसने एफिशिएंटली काम किया उसको 300 के बदले 400 मिलने चाहिए थे, जो आपने उसको नहीं दिए। ये दिस इज द मेन पॉइंट। चित्रा का कहना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री डोमिनेंसी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। बेटा इतना बढ़िया मैंने एग्जांपल दिया तुम्हें। प्री डोमिनेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी का मतलब ये, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, वो उनकी पुश्ते ही आगे उसी लाइन में आती जा रही है। मिनिस्टर का बेटा मिनिस्टर बनता जा रहा है, तो जिससे कि उनके अंदर एक आग नहीं है काम करके कि हम अच्छा काम करें और लोग हमें चुने और मैं तब मिनिस्टर बनूं। उनको पता है मेरा बाप मिनिस्टर है, मैं भी मिनिस्टर तो बन ही जाऊंगा, तो मुझे काम करने की जरूरत है नहीं है सच। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल था प्री डोमिनेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी का गांधी परिवार, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। बेटा चाइना और क्यूबा का कुछ भी एग्जाम्पल नहीं है यहाँ पे, बस हम कहने का मतलब ये है एग्जाम्पल कि यहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी है, यहाँ पे सारे के सारे रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय सेंट्रल मतलब गवर्नमेंट ओनली, बस इतना मतलब है और कुछ मतलब नहीं है। कि अगर आपसे पूछा जाए कौन सी कंट्री में सोशलिस्ट इकोनॉमी देखने को मिलती है, तो आप ये कह सकते हो चाइना और क्यूबा में सोशलिस्ट इकोनॉमी देखने को मिलती है। चले जी, हो गया सबका यहां तक? हो गया जी, यहां तक हो गया सब लोग का नोट। अब चलेंगे जी आगे, लेकिन आगे यानी अगली क्लास में हम लोग आगे कवर करेंगे, और इसका एक टॉपिक आपका रह गया है मिक्स्ड इकोनॉमी के फीचर्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स। उसको करेंगे जी नेक्स्ट क्लास में। आई होप आज वाली क्लास आपको अच्छी लगी होगी, मजा आया होगा। तो जब ये क्लास आपकी यूट्यूब पे जाएगी, यूट्यूब पे अब लाइव क्लास नहीं हुआ करेगी इकोनॉमिक्स और मैथ्स की, तो जब आपकी लाइव क्लास वहां जाएगी आप वहां पर इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेटा मेरे चैनल को, ये तो मेरा कहना धर्म अधिकार है, हर बार कहूंगा, तभी जाके लोगों पे कुछ असर पड़ता है, क्योंकि हमारे देश के जो लोग हैं बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं ना पढ़े लिखे और बहुत ज्यादा वैसे लोग हैं, उनको बहुत फोर्स करना पड़ता है हर चीज के लिए। एनीवेज आई होप आज की क्लास आपको मजा आया होगा। तो मिलेंगे जी अगली क्लास में। और एक बहुत 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 बड़ी, रुको रुको रुको, बहुत बड़ी अनाउंसमेंट ये है कि आज ड्यू टू सम रीजन मैथ्स वाली मैम आज नहीं आएंगी स्टूडियो पे, शी इज नॉट वेल, तो आज उनकी क्लास नहीं होगी मैथ्स की। ये आपका आज का एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। और अब हम मिलेंगे आज शाम को, आपकी 5 बजे लॉ की क्लास तो है ही, वो आपको पता है यूट्यूब पर होनी है आज शाम को 5 बजे। और कल सुबह आपकी नॉर्मल जो क्लास होती है वो तो होनी है 11 to 1:30 और 1 बजे तक या 1:30 बजे तक हम लोग क्लास लेंगे कल, जिसमें अकाउंट्स और लॉ होगा। शाम को 5 से 6 तो लॉ है ही आज भी, पर अभी जो मैथ्स की क्लास होनी थी वो नहीं होगी। मैम विल टेक एन एक्स्ट्रा क्लास इधर इन दिस वीक और इन नेक्स्ट वीक, जो आज की क्लास है उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए। पर कभी कभी हो जाता है दैट समबडी इज नॉट वेल, तो वी शुड कोऑपरेट विद देम। ठीक है जी, तब तक आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपकी एक आदत बनी हुई है
1:30 तक 1:15 तक पढ़ने की, उस आदत को मेंटेन रखो। 15 मिनट का गैप लो, 15 मिनट के गैप के बाद इधर रिवाइज, पूरी अकाउंट्स रिवाइज कर लो, पूरी इको रिवाइज कर लो, जहां तक करी है। ये मौका मिला आपको, अच्छा टाइम मिल गया, पूरी इको कर लो, पूरी अकाउंट्स रिवाइज कर लो, और अपना मैथ्स रिवाइज कर लो, लॉ रिवाइज कर लो। लेकिन प्लीज इस टाइम को वेस्ट मत करना। एक आदत जो बन जाती है ना, बहुत अच्छा, कभी कभी हमें ऐसा मौका मिलता है, टाइम मिलता है कि उस आदत में मैं अपनी पुरानी चीजें जो मेरी पेंडिंग चलती आ रही है मैं उसको कंप्लीट कर पाऊं। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, स्टे सेफ, घर पे रहो, मजे से रहो, आराम से रहो।